Hi, today we are going to discuss PLI scheme for auto industry and auto components. सो इसको जस्ट अभी रिन्यू किया गया है 1 साल के लिए, इसलिए भी ये PIB में आया था और इसके ऊपर इसी मंथ में 3 बार आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं. सो अब जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, जैसे कि RBI की बात कर रहे हैं अभी हम, सो ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. उसके साथ साथ अगर आपका कोई और दूसरा एग्ज़ाम जनवरी में हो या फिर फेब में हो, मार्च में हो, तो उसके लिए भी ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है काफ़ी, राइट. सो एक बार देख लेते हैं कि न्यूज़ में आपको कुछ ऐसा दिखेगा. 1 जनवरी को ये न्यूज़ आई कि इसे एक्सटेंड किया गया फर्दर 1 ईयर के लिए. अब इस एक्सटेंशन का मतलब क्या है, और इसी आर्टिकल में आप ये भी देखोगे कि कहीं पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2028. इसकी क्या मीनिंग है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें समझनी होगी, बट स्कीम में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है और जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे PDF में कवर कर रखा है, तो आपको किसी और सोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इस स्कीम के पे बात करने के पहले थोड़ा ओवरव्यू हमें लेना पड़ेगा PLI का, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स. मैं स्कीम्स यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा सिंगल स्कीम नहीं है. ये 14 अलग अलग सेक्टर्स के लिए चलता है, ठीक है. उसमें से एक है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, ये उसका एक पार्ट है आउट ऑफ दोज 14 सेक्टर्स. तो इसलिए सारे सेक्टर्स की स्टडी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और वो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो न्यूज़ में आता है आप उसी को देखिए बस. सो पहले हम देखेंगे कि पूरा आइडिया क्या था जिसकी वजह से PLI स्कीम को लॉन्च किया गया, और उसके बाद फिर हम लास्ट में आएंगे कि ऑटोमोबाइल के लिए जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं. सो एक बार समझ लेते हैं स्कीम है क्या. तो जैसे कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है 2020 में, उसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी, जैसे चाइना को वर्ल्ड का सप्लायर बोला जाता है. सो मोस्टली जितनी भी चीज़ें ग्लोबली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो कि चाइना में होता है एंड वहाँ से सप्लाई होता है, वो फिर बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है चाइना से. तो जब लॉकडाउन्स इम्पोज हुए अलग अलग कंट्रीज़ में और चाइना में भी, इसके बाद जो इमिनेंट ऐसे प्रॉब्लम आ गई वो ये कि अब जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें भी जो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, मेडिसिन वगैरह की बात कर रहे हैं हम. सो इनकी सप्लाई बंद होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी एंड वो हुई भी है काफ़ी ज़्यादा. इंडिया में भी, जिसको कि ग्लोबल फार्मेसी हब बोला जाता है, कैपिटल ऑफ फार्मेसी, या फिर अगर आप वैक्सीन्स की भी बात करो तो ग्लोबली जितने भी वैक्सीन सप्लाई होते हैं उसका बहुत बड़ा परसेंटेज इंडिया से होता है, राइट. तो आइडियली अगर हम सिर्फ इस फैक्ट को देखें तो इंडिया को दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है. उसका कारण क्या है कि जिन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके ये सब टैबलेट्स, कैप्सूल्स या फिर जो सिरप्स होते हैं, जो ये सब बनाए जाते हैं, वो बहुत हद तक चाइना से आता था एंड वो अभी भी आ रहा है, ठीक है. एक्सटेंट थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन उस समय तो बहुत ही ज़्यादा था. तो जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे, और जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हैं जो हमारे ड्रग्स के इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो जब तक ये अवेलेबल नहीं होंगे तब तक कोई भी अगर हम बात करें ऐसे फार्मेसी की, सो कोई भी मैन्युफैक्चरर वो इसको बना नहीं पाएगा जब तक कि ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में. अब ये सब चीज़ें आ रही थी चाइना से. इसके अलावा कुछ कुछ और भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं, खास करके मेडिकल कंपोनेंट्स, जैसे जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, उसमें अगर आप देखो कभी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत हेवी मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, तो इंडिया वो भी खुद से नहीं बना पाता, या फिर अगर हम बनाते भी हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको ये ज़्यादा फिजिबल लगता है कि वो चाइना से इंपोर्ट कर लें. सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से हमारा क्या हुआ कि सप्लाई के बंद होने से, चाइना से जो सप्लाई आ रहा है उसके बंद होने से इंडिया में प्रॉब्लम्स अराइज हो गई कि अब हम कैसे अपने नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर जो हमारे सर्विसेज हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, या फिर जो हमारे पास स्टॉक होता है अलग अलग चीज़ों का वो इतना नहीं था कि हम अपने नीड्स को पूरा कर पाए. कुछ दिनों के लिए अगर सप्लाई बंद भी हो तो भी हमें फ़र्क ना पड़े, ऐसा नहीं था. सो उस समय गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर हमने इसको लेकर तुरंत कुछ स्टार्ट नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मेडिसिन बिल्कुल ही अवेलेबल यहाँ पे ना रहे. उस केस में इंडिया को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े
और ये सारे कंपनीज़ जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे चाइनीज़ कंपनीज़ ही हों, ठीक है। बहुत सारे यूएस की कंपनीज़ भी हैं जिनका कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना में है। सो ये स्कीम लॉन्च किया गया PLI। इसका पर्पस यही था कि आप कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को आप इंटाइज करो, आप उनको बताओ कि हमारे यहाँ भी अगर आप आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको दूसरे तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, सो दैट जो आपका ओवरऑल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, वो जो आप ऑलरेडी चाइना में कर रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि वहाँ से कम ही पड़े, क्योंकि इन दी एंड जो मार्केट है वो इंडिया ही है और इंडिया से बहुत जगह सप्लाई बाहर के कंट्रीज़ को जाता है। तो जो रॉ मटेरियल्स चाइना में बनते हैं फिर वो इंडिया आता है, फिर उसको यूज़ करके टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सब बनाए जाते हैं यहाँ पे इंडिया में। सो ये सारे स्टेप में लगता है टाइम। अगर इंडिया में ही रॉ मटेरियल्स भी बनाए जाएं तो ओवरऑल मेडिसिन की कॉस्ट कम होगी। ये लॉजिक देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और ना सिर्फ मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर, जो हमारे गैजेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड में इंडिया ने कोशिश की कि हम कैसे अट्रैक्ट करें ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को। उसी सीरीज़ में 2020 में फर्स्ट टाइम 3 सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब इससे जो हमें बात समझ में आती है सुन के, वो ये कि कोई कंपनी जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी उसको उसी के रिस्पेक्ट में इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब ये सीधे आप ऐसे बोल लो कि एक ऐसा स्टेप था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ पे आके जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, राइट। तो फर्स्ट फेज में 3 सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे पहला था कि स्टार्टिंग मटेरियल्स, मतलब इनके बिना, ये ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसके बिना कोई टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बन ही नहीं सकता, एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, कि इसके बिना कोई मेडिसिन बनाई नहीं जा सकती। सेकेंड है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन टोटल ऐसे 14 सेक्टर्स थे। फर्स्ट फेज में 3 सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम लॉन्च हुई थी, एंड अगर आप देखो कि उसकी नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कौन सी है, तो जो फर्स्ट वाला PLI कंपोनेंट है उसके लिए था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। सेकेंड है इसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दैट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको आप फॉन्डली कहीं देखते होगे METI लिखा होता है, वो यही मिनिस्ट्री है। फिर इसमें थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, अगेन ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। तो ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इलनेस में ये यूज़ करना होता है, इसके बिना पेशेंट को अलाइव रखना बहुत मुश्किल है। सो इंडिया इसको भी नहीं बनाता था, और अगर हम यहाँ पे बना भी रहे होते थे तो भी दिक्कत ये होती थी कि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स वो हमारे मेड इन इंडिया जो हमारे डिवाइसेज हैं उसको यूज़ ना करके वो चाइना से इंपोर्ट करते थे। सो ये 3 सेक्टर्स में पहले PLI स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। जो सेकेंड फेज हुआ इन द सेम ईयर 2020 में ही सेकेंड फेज इसका लॉन्च हुआ, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दीज 3 सेक्टर्स उन्होंने 10 और सेक्टर्स में PLI स्कीम्स लॉन्च की। तो टोटल हो गया यहाँ पे 13, और जो सबसे लास्ट में कंपोनेंट ऐड हुआ है वो हुआ था 2021 में फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। तो PLI फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, इट वाज द लास्ट सेक्टर टू बी एडेड टू द ओवरऑल अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ PLI। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे आखिरी में ऐड होने वाला सेक्टर कौन सा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो बाकी के नेम्स हैं, क्योंकि इसमें टोटल 14 है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि फर्स्ट फेज में किस किस सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया था, तो वो आप यहाँ से देखना, और सबसे लास्ट में कौन सा ऐड हुआ है, क्योंकि जो बीच के 10 है उसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल भी है, एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं वैसे। जहाँ भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, मान लो कि 15-20 कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबके नाम को याद रखना वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। तो आपको बस फर्स्ट वाला याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, वो आप देख लो कि जो टोटल आउटले था PLI स्कीम का, सो दैट इज़ 1.97 लाख करोड़।
जो टोटल यहाँ पे आउटले है वो है 1.97 लाख करोड़, और ये आउटले एक्चुअली में इंसेंटिव के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जिस भी सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई है उसमें जो उनसे प्रॉमिस किया गया है, क्योंकि हर सेक्टर के लिए इंसेंटिव का परसेंटेज अलग अलग है। जो हमारा आज का टॉपिक है ऑटो वाला, तो उसमें इंसेंटिव का अमाउंट है 10% ऑफ दी टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द बेंचमार्क ईयर। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी जिस भी सेक्टर से रिलेटेड पीएलआई स्कीम न्यूज़ में होगी, आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद रखने हैं। जो बाकी न्यूज़ में नहीं आ पा रहे हैं उसको आप छोड़ देना, वो याद रखने का भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं हो सकता कि वो आपसे साल भर पहले के स्कीम के बारे में पूछ ले। जनवरी से लेके जो पीएलआई स्कीम जिस भी सेक्टर में जो स्कीम लॉन्च की गई है, अगर वो न्यूज़ में है तो वो आपको एक एक करके कवर करना है। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम जनवरी में पीएलआई स्कीम न्यूज़ में आई है बिकॉज ऑफ ये जो हमारा सेक्टर है ऑटो वाला, इसके वजह से। ठीक है, तो हमने आउटले देख लिया। अगर हम बजट की बात करें तो अब ये क्योंकि फिस्कल ईयर एंड होने वाला है और ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरिम बजट आए, ये भी हो सकता है कि ना आए। ठीक है, उस केस में अगर मान लो रिन्यू होता है, कुछ और नया आता है, तो ये फिगर रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो यही एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि फिस्कल ईयर 23-24 के लिए जो बजट एलोकेशन हुई थी फॉर द एंटायर जो हमारा अम्ब्रेला स्कीम है पीएलआई का, उसके लिए जो एलोकेशन हुआ है दैट वाज ₹8083 करोड़। ये फिगर आपको याद रखना है, 8083 करोड़। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो था लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो आउट ऑफ दिस अमाउंट 8083 करोड़ जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है वो हुआ है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। सो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं अबाउट द अम्ब्रेला पीएलआई स्कीम्स। अब इसके आगे हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। सो ये भी जो मैंने बताया कि सेकेंड फेज में जो 10 सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया था उसमें से एक ये था। अब हुआ ये कि ये स्कीम वर्क कैसे करता है, पहले आपको वो समझना है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर वो पहले खुद को रजिस्टर कराएगा, एंड हर सेक्टर के लिए हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। तो उनके साइट पे जाके जब ये इन्फॉर्मेशन आती है कि पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है या फिर इसके लिए हम एप्लीकेशन सब रिसीव कर रहे हैं, उस केस में किसी मैन्युफैक्चरर को जाके अप्लाई करना होता है इसके लिए। गवर्नमेंट उनके एप्लीकेशन को देखती है एंड फिर डिसाइड करती है कि ये इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद एक बार जब ये एक्सेप्ट मिनिस्ट्री कर ले या फिर डिपार्टमेंट कर ले, तो उसके बाद क्या होगा कि जो बेंचमार्क ईयर है, फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन आएगा, जो प्रोडक्शन का फिगर आता है उसमें ये देखा जाता है कि उसमें इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ है उसका 5 to 10% डिपेंड करता है कि किस सेक्टर के लिए वो स्कीम है। इस वाले सेक्टर के लिए जैसे 10% का इंसेंटिव अमाउंट है। सो ये जो एक्सटेंशन हुआ है 1 ईयर के लिए, ये हुआ है फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। मतलब कोई नया एप्लीकेंट है, कोई नया मैन्युफैक्चरर है जो कि इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करना चाह रहा हो, सो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो 1 जनवरी 2023 से लेके 24 से लेके 1 जनवरी 2025 तक वो इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें जो इंसेंटिव का डिस्बर्सल होगा तो वो इसी साल नहीं होना है। इस साल जिनको जिनको इन्वेस्ट किया जाएगा उनको इंसेंटिव डिस्बर्स करना स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 24-25। ठीक है, मतलब कि अगर हम आज के डेट को देखें तो 1 जनवरी जब ये अनाउंस हुआ कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा, सो वो अभी भी 23-24 वाले फिस्कल ईयर में आता है। सो इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग ऐड होंगे तो उनको इसका डिसबर्सल नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मिलेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से, 24-25 से, 1 अप्रैल 2024 से। सो उसी बीच में इनको सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट है इसमें कि जैसे हम बात कर रहे हैं 23-24 1 जनवरी आएगा इसी फिस्कल ईयर में। सो इस फिस्कल ईयर से लेके 27-28 तक इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसको दूसरे वर्ड में लिख लो थोड़ा इजी करके ऐसे,
तो ये हो जाएगा 23-28, यानी यही इसकी टाइम पीरियड है जिसके ड्यूरेशन में ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। तो जो लास्ट डिसबर्सल होगा इंसेंटिव का वो होगा 31 मार्च 2028 तक। इसके बाद कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उसके पहले गवर्नमेंट फिर से अनाउंस कर दे, जैसा कि अभी हुआ है कि इस स्कीम को फर्दर कंटिन्यू किया जा रहा है कुछ और साल के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो डेटा है वो आपको याद रखना है कि 31 मार्च 2028 तक ये स्कीम वैलिड है और इसी बीच में सारे इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाने हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड के बारे में। तो जो भी बेंचमार्क ईयर है, जो भी मान लो कि अभी का ईयर है, करंट ईयर है, तो अगर नेक्स्ट ईयर किसी को इंसेंटिव चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सो उस केस में इस साल का जो भी प्रोडक्शन वैल्यू है, या फिर आप ऐसे बोल लो जो अमाउंट है प्रोडक्शन का, सो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड वो जितना ज़्यादा होगा, जो इसका डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। सो इस इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के बेसिस पे उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इस वाले पार्टिकुलर स्कीम के लिए, सेक्टर के लिए ये अमाउंट है 10%, मतलब जो फिगर है इसका इंसेंटिव का। सो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आएंगे इसके टोटल आउटले पे। तो जो ऑटो सेक्टर के लिए PLI का कंपोनेंट है, उसके लिए टोटल आउटले है 25,938 करोड़। सो ये आपको याद रखना है। सो जैसे मैंने बताया आपको पहले कि इस स्कीम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे और यही सारे रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर आप स्कीम के गाइडलाइंस को उठा के देखो तो उसमें बहुत कुछ है जो कि किसी मैन्युफैक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसको इंसेंटिव के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी जितनी बातें हुई हैं डिस्कस, आप इसी को अपने नोट्स में इंक्लूड करना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई फर्दर अपडेट आता है तो हम वापस से इस स्कीम को कवर करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम के लिए जो नया ऐड होता है कुछ, तो उसको हम उस समय देख लेंगे। अभी के लिए यहाँ पे इतना ही। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है ये। तो फर्स्ट है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सेकेंड है बी, द आउटले फॉर द स्कीम इज़ 25,938 करोड़। और थर्ड है यहाँ पे कि इसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो 27-28 लास्ट फिजिकल ईयर यहाँ पे बताया जा रहा है। सो अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो ये जो न्यूज़ थी जो आपने देखा सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़। सो यही PLI स्कीम फॉर ऑटो कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इन्हीं का काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। और हेवी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और स्कीम है जो कि हमने स्कीम्स क्रॉनिकल में कवर कर रखा है पहले, वो है फेम स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री नॉर्मली आपको न्यूज़ में दिखाई नहीं देगी ज़्यादा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक हो गया फेम स्कीम। फेम का सेकेंड फेज अभी चल रहा है, हो सकता है कि उसको भी कंटिन्यू कर दिया जाए, तो वो न्यूज़ में जब आएगा तो उसको हम कवर कर लेंगे। फेम स्कीम के साथ साथ अभी आपका आज का जो टॉपिक है PLI, वो भी यही वाली मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है द आउटले फॉर द स्कीम इज़ ₹25,930 करोड़। ये करेक्ट है। मैंने आपको इनसर्कल करके बताया था वहाँ पे कि जो टोटल आउटले है फॉर दिस पार्टिकुलर सेक्टर वो है आपका 25,938 करोड़। और लास्ट में है कि जो लास्ट यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी वो है 31 मार्च 2028, मतलब कि 5 इयर्स के लिए इसको कंटिन्यू किया गया है। और ये अनाउंसमेंट हुई थी 1 जनवरी को, जो कि है फिजिकल ईयर 23-24 का पार्ट। तो यही सब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ न्यूज़ में ऐसा लगा नहीं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपको इतना ही पार्ट अभी देखना है, समझना है, और इसको आप नोट्स में ज़रूर से इंक्लूड कर लेना, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम कोई और स्कीम देखेंगे जो कि जनवरी में ही न्यूज़ में रहा हो। तो अब से हमारा जो भी सेशन होगा वो हम बहुत पहले की स्कीम को नहीं उठाएंगे, जो रिसेंटली न्यूज़ में आया हो, खास करके जनवरी में। सो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।